प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो कक्षा कार्यक्रम में। और आज हम सीखने जा रहे हैं सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद में जानेंगे सर्वनाम के भेद, और बाद में मैं आपको दूंगा कुछ प्रश्न जो कि जुड़े होंगे विभिन्न प्रकार के सर्वनामों से। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम की परिभाषा, वास्तव में अर्थ क्या होता है सर्वनाम का? आप लोग अंग्रेजी में पढ़ चुके होंगे प्रोनाउंस, वही चीज़ हिंदी में भी है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम, यानी सभी का नाम। तो जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये शब्द हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो यदि मैं कहूँ कि राम मेरा अच्छा मित्र है, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, राम के पिताजी एक समाज सेवक हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, राम क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता है, राम दूसरों की सहायता करता है। तो अब यहाँ पर मैं बार बार संज्ञा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि राम क्या है? संज्ञा है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बच्चों, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं बार बार राम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर इसकी जगह पर मैं ये बोलूँ कि राम मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके पिताजी एक समाज सेवी हैं, उसे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा है, वह सदैव दूसरों की सहायता करता है। तो अब आप देखिए कि क्या फ़र्क आ गया। एक तो भाषा जो है प्रभावशाली हो गई, और दूसरा कहीं ना कहीं हमने कम शब्दों में अपनी बात को कह दिया। तो वास्तव में सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्दों की जगह पर आते हैं और भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, और साथ ही साथ में हम अपनी बात को कम शब्दों में कह सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दे रहा हूं कुछ प्रश्न जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हुए हैं, पाठ्य पुस्तक में। और आपको क्या करना है कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इन प्रश्नों को पहले हल कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अनुमान आपको हो जाए सर्वनामों के बारे में। उसके बाद में हम विस्तृत चर्चा करेंगे सर्वनामों के प्रकार के बारे में, और प्रत्येक प्रकार के सर्वनाम के बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ विद्यार्थियों, कि सर्वनाम जो होते हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, यह, ये जो है एक वचन हो गए। हम, आप, वे, ये, तो ये क्या हो गए? ये बहुवचन हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद में आप जो है ये प्रश्न हल करिए अपनी पाठ्यपुस्तक में, यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने प्रश्नों को हल कर लिया होगा। आइए एक बार देखते हैं कि आपने क्या किया। यहाँ पे बाज़ार जाता हूं, हम और मैं। तो चूँकि यहाँ पर जो क्रिया है, मैं बता चुका हूँ कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे सर्वनाम भी होगा। अब जाता हूँ जो है एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं बाज़ार जाता हूँ। मेरी दाल में गिर गया है, क्या गिर गया? कोई गिर गया है? बिल्कुल सही, कुछ गिर गया है। मेरी दाल में कुछ गिर गया है। मेरा प्यारा सा परिवार है, ये मेरा प्यारा सा परिवार है, या फिर यह मेरा प्यारा सा परिवार है? क्या होगा? बिल्कुल सही, यह मेरा प्यारा सा परिवार है। मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम या आप? तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या होगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए या हमें अपना काम अपना करना चाहिए। तो चूंकि एक बार अपना आ चुका है तो ये तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब देखते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं, आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिन से व्यक्ति का बोध होता है, यानी जिन्हें व्यक्ति स्वयं के लिए यूज करता है, जो मतलब कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ बात की जाती है, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आगे देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री यानी नामों के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं, तुम, वह, ये जो हैं ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, उनको कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा आदि। अगर उदाहरणों की बात करें तो मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलने वाला स्वयं के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, खुद के लिए। तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। उसके बाद में मध्यम पुरुषवाचक या कह सकते हैं सेकेंड पर्सन। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, सुनने वाले के लिए। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। अब देखते हैं उदाहरण, क्योंकि उदाहरणों से मुझे लगता है हम बेहतर प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम घर देर से क्यों, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। अब यहाँ पे देखिए, ये सुनने वाले के लिए जो है ये प्रयोग हो रहे हैं, जो जिससे बात कुछ बोली जा रही है, ये उसी के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो इनको कहते हैं मध्यम पुरुष या सेकेंड पर्सन। अब तीसरा प्रकार होता है अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, या जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। तो उदाहरण देखते हैं कि वे मैच नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, तीसरे के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर चले जाएं। तो यहाँ पर हमने देखा विद्यार्थियों पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में और उनके भेदों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। क्या आपको इसके नाम से कुछ अनुमान नहीं लग रहा कि ये किस लिए इस्तेमाल होता होगा, ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा? आई थिंक आपको पता है, बिल्कुल सही। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित बोध होता है, यानी जो निश्चितता दर्शाते हैं, ऐसे सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर इसको और सरल शब्दों में मैं बोलूं तो जिनसे निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे उदाहरण के लिए तनुज का छोटा भाई आया है या बहुत समझदार है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल निश्चित बोध हो रहा है, कौन आया है, तनुज का छोटा भाई।
तो ये बात तो निश्चित हो गई कि तनुज का छोटा भाई ही आया है, और यह बहुत समझदार है। कौन समझदार है? तनुज का छोटा भाई। तो यहाँ पे निश्चितता जो है वो प्रकट हो रही है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया। यहाँ पे भी निश्चितता प्रकट हो रही है, वह लौट आया है, ये निश्चित है। समझिएगा बात को। तो यह वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे एक और उदाहरण मैं दूं, यह मेरी साइकिल है। अब यहाँ पे निश्चितता हो गई। वह खाना खाता है, ये भी निश्चितता हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रकार का जो सर्वनाम है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। ये ठीक विपरीत है निश्चयवाचक के। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों? हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनामों के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के सर्वनामों के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं कि जो सर्वनाम शब्द सवाल या प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कहाँ, कब। तो देखिए इनका उदाहरण देखते हैं कि टोकरी में क्या रखा है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे मिलने गए थे? तुमने कहाँ उसे देखा था? तो ये जो है इन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। अब अगला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनामों से निजता का बोध होता है, यानी अपनेपन का बोध होता है, जो कर्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि। तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों में होता है। मैं बता चुका हूँ। इस आप का जब हम निजवाचक में आपको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्वयं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आप ही चला जाऊँगा, मतलब मैं स्वयं चला जाऊँगा। तो यहाँ आप का मतलब जो हो जाता है वो स्वयं से हो जाता है। या मैं आप ही ये कार्य सीख जाऊँगा, मतलब मैं अपने आप ही यह कार्य सीख जाऊँगा। लेकिन जो है पुरुषवाचक में क्या होता है? ये दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे? आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। तो इसमें क्या है कि ये दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन निजवाचक में यह स्वयं के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इसका भेद जो है अंतर समझ में। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आपको स्वयं अपने आप से घर पर करने हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के सर्वनामों के बारे में आपको बता चुका हूँ और मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसमें चूंकि रेखांकित नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें रेखांकित है शायद। तो अब शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो यहाँ पर शायद में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम? विद्यार्थियों आपको जो है सही उत्तर चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? मैं आपको बता चुका हूँ पुरुषवाचक सर्वनामों की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तू, तुम, कौन, यह, हमें ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें सारे के सारे विकल्प जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। मैं, वे, तू, आप, मैं, तुम, कौन, वह, वे, आप, हम, जो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें जो है सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगर नहीं आता है, दिक्कत आ रही है, तो एक बार फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को पढ़िए या वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने आप यह काम सीख लूँगा। मैं अपने आप यह काम सीख लूँगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम को इंगित करता है? आप, सीख या काम?
मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चयवाचक, इस पुस्तक को देखा या कितनी उपयोगी है? आपका शुभ नाम क्या है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या? तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, आपको रेखांकित अक्षरों में छपे शब्दों में या पदों में सर्वनाम का उचित भेद बताना है कि किस प्रकार का सर्वनाम इसमें है। तो मैं ताजमहल देखने आगरा जाऊंगा। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या मध्यम पुरुष है? मैं तीनों प्रकार के भेद आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अक्षरों में छपे पदों में सर्वनाम का उचित भेद बताइए। प्रतिमा, तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? अब यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। और इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो आपके, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूँगा। और इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और स्वस्थ रहिए।